फर्स्ट लेक्चर किसी कारण से अधूरा रह गया था, उसी को आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पिछले दिन साउंड और लाइट में देख रहे थे कि साउंड मैकेनिकल होता है और लाइट नॉन मैकेनिकल होता है, ठीक है। उसी में हम थोड़ा सा भी और आगे लेकर के चलते हैं। साउंड मैकेनिकल और फिर लाइट नॉन मैकेनिकल। फिर बताए थे कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है और लाइट ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। इसको लाइट को एक चीज़ और बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों को जब मिलाते हैं तो भी हमारा लाइट वहाँ से निकलता है। यानी इतने हम कह सकते हैं कि तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं वेव में, कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, दूसरा नॉन मैकेनिकल बोलेंगे और तीसरा ट्रांसवर्स बोलेंगे। साउंड में चलेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे और दूसरा होगा मैकेनिकल, यानी अनुदैर्ध्य और ये वाला अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और बताए थे कि लाइट को अगर चलना है तो माध्यम की जरूरी नहीं होती है, माध्यम रहेगा तो भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी चलेगा। जैसे एक एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि किसी माध्यम का अगर होता है, कोई भी माध्यम है, तो उसमें प्रकाश की चाल कम जाएगा कि बढ़ जाएगा, उसे हम एक एग्जांपल के आधार पे ले चलेंगे। जैसे एक होता है अपवर्तनांक, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक जो होता है ये बताता है माध्यम का डेंसिटी, घनत्व के बारे में, कि माध्यम ज़्यादा सघन है कि माध्यम ज़्यादा विरल है, किस प्रकार का माध्यम है उसके बारे में बताता है। अगर म्यू का वैल्यू ज़्यादा है, एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, तो ये वाला सघन माध्यम कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको म्यू1 और म्यू2 ले लेते हैं, यहाँ पर दो माध्यम लेते हैं। एक तो यहाँ पर बोल देंगे कि माध्यम यहाँ पर 1 हो गया फर्स्ट, और दूसरा में यहाँ पर माध्यम हम समझते हैं कि ये हो गया सेकेंड। तो माध्यम यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर माध्यम सेकेंड, यानी मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकेंड। इसमें अगर हम बोल दें कि मीडियम फर्स्ट का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह देता है कि म्यू1 अगर बड़ा है म्यू2 से, तब ध्यान में आना चाहिए कि जो बड़ा होगा वो सघन कहलाता है और जो कम होगा उसको हम लोग विरल कहते हैं। तो हमारा बड़ा कौन है? म्यू1, यानी हम कह सकते हैं कि माध्यम 1 जो होगा वो सघन माध्यम होगा, और सघन माध्यम को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। और अगर जिसका अपवर्तनांक छोटा होता है, कम होता है, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को रेरर मीडियम कहते हैं, यानी उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, RARER, यानी विरल। तो यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या होगा? इसमें अगर मीडियम का जो पार्टिकल होगा, जिसमें कण मौजूद होंगे, वो सब के सब नज़दीक नज़दीक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चलते हैं विरल माध्यम में, तो इसमें जो कण मौजूद होंगे वो कुछ दूरी पर होंगे। तो इसमें आखिर अंतर क्या है? तो इसमें डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है, इसमें घनत्व माध्यम में कणों का कम है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसे डेंसर कहेंगे और घनत्व कम होगा उसे हम लोग रेरर कहेंगे। अब देखते हैं इसमें स्पीड के बारे में, लाइट का स्पीड में। तो देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि कोई मार्केट है, मार्केट में क्या होगा? तो आबादी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब आबादी ज़्यादा मिलेंगे तो कोई अगर इधर में गाड़ी है तो गाड़ी चाहता है कि ये मार्केट को क्रॉस करना है, ठीक है। मार्केट को जब वो क्रॉस करना चाहेगा तो ये स्पीड चलेगा कि स्लो चलेगा? वही बात आगे वाले जो रोड में हम देख रहे हैं, इसी रोड में यहाँ पर मार्केट नहीं है तो कहीं कहीं आदमी देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर गाड़ी चल रही है तो इसमें क्या होगा स्पीड, और इसमें क्या होगा, दोनों के बारे में बताइए। अगर यहाँ पे V1 बोले, यहाँ पर V2, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे ज़्यादा आदमी है तो यहाँ पर गाड़ी क्या करेगा? स्लो चलेगा, ठीक है। तो गाड़ी जब स्लो चलेगा यानी ये V1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटा हो जाएगा, किससे? V2 से। वही बात सोचिए कि अगर ये सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में लाइट को यहाँ पे आना है, तो लाइट को आना है तो क्रॉस करना है, तो लाइट को ये क्या करेगा? जाने तो नहीं देगा सघन वाले, ये माध्यम पार्टिकल इसको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर रोकने वाला ही नहीं है। तो जिस स्पीड से आया लगभग उसी स्पीड से निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? स्पीड कम जाएगा।
तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है विरल माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला देखे थे V=C/μ होता था। तो यहाँ पर देखें कि सघन माध्यम का ये वाला ज़्यादा होता है। जब ये नीचे में ज़्यादा होगा तो पूरा वैल्यू कम जाएगा। जैसे हमारे पास 10 रुपया है, अगर 2 भाग में बांटेंगे तो 5-5 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो हमको 2.5 रुपीज़ 2.5 मिलेगा। इसका मतलब कम किसको मिला, 4 गो वाले को कि 2 गो वाले को? तो 4 गो वाले को। मतलब नीचे में ज़्यादा रखे तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, कम गया। यानी ज़्यादा किसका होता है, सघन का। तो सघन का जब हम लोग दे रहे थे तो पूरा माध्यम का ही क्या हो गया, लाइट इसमें कम गया स्पीड, और विरल का स्पीड ज़्यादा हो गया, क्योंकि विरल का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलते हैं बुक से, हम लोग रीडिंग डाल लेते हैं कि बुक में क्या क्या लिखी है। ज़्यादा डील में नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश यानी लाइट, इसमें बताया जा रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसे ऊर्जा कैसे है, आप लोग देखे होंगे कि सोलर पैनल यानी सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज होता है। तो चार्ज कैसे होता है, तो सन से जो लाइट आती है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। उस एनर्जी क्या करता है, सोलर पैनल इसको एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी लाइट एनर्जी के रूप में आया था, और यहाँ से ये जाकर के इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बैटरी को चार्ज करता है। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं पहले से कि एनर्जी हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते, न मतलब नहीं उसको बना सकते और नहीं उसको बर्बाद कर सकते हैं। मतलब कि जब ये सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर पा रहा है तो चार्ज करेगा कैसे, जब तक इसके पास एनर्जी कहीं कोई देगा नहीं तो दिया कहाँ से, कैसे कि हम देख रहे हैं कि चार्ज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो दिया है, इतना कन्फर्म है। तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आया था, तो ये सन से यहाँ पर जो लाइट आई थी यही एनर्जी लेकर के आई थी। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि लाइट में भी एनर्जी होती है। जिस प्रकार से एक बात और हम लोग समझ सकेंगे आई के लेकर के आँख से, कि किस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि किसी भी आदमी हो या मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर एनर्जी नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये मान लेते हैं आँख का आगे वाला कॉर्निया है, और इस प्रकार जब होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला इधर में रेटिना होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि लोग देख क्यों पाते हैं। तो यहाँ से कोई वस्तु है जो कि प्रदीप वस्तु है, या तो अप्रदीप होगी, लेकिन कहीं से लाइट लेकर के और लाइट यहाँ से निकल रही है। तो जब मान लेते हैं कि लाइट सोर्स है, प्रदीप वस्तुएं हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है, यहाँ से लाइट निकला, लाइट निकलने के बाद ये लाइट जाता है आँखों में। आँख में जाता है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ए लिखा हुआ कोई चीज़ था, तो ए लिखा हुआ हम कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट निकल के आँख में जा रहा है। तो आँख में जाने के बाद आँख क्या कर रहा है, क्यों हम देख पा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में बन करके दिमाग के पास जाता है, सिग्नल जाता है, वो तब दिमाग कहता है कि नहीं वो ए लिखा हुआ था। तो आखिर इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर ये कहाँ से बना करके दे रहा था, तो यही एनर्जी आया था लाइट के रूप में। जो लाइट एनर्जी जैसे ही इसके ऊपर पड़ा रेटिना पे, वहाँ से कन्वर्ट किया और ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और चला गया कहाँ, ब्रेन में। ठीक है, यानी हम समझ सकेंगे कि अगर लाइट नहीं आती तो उस चीज़ को आँख नहीं देख पाता। कारण क्या था, क्योंकि देखने के लिए आँखों के पास एनर्जी चाहिए, और एनर्जी नहीं मिल पाता कब, जब लाइट अंदर में एंट्री नहीं करता तब। यानी लाइट एंट्री कर रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी एंट्री कर रहा है। इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइट भी एक प्रकार के ऊर्जा है। इसके कारण
हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यही जो ऊर्जा है, अभी देखिए हम बताएं कि लाइट ऊर्जा है। जैसे ही लाइट अंदर में आई, ऊर्जा को लेकर के आई, ये कहाँ से लेकर आई? इस वस्तु से। और जैसे एनर्जी लेकर आई तो हम कह दिए कि हाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को अगर देखने के लिए अगर हम लोग सोचे तो हमें लाइट की जरूरी होगी, क्योंकि लाइट एक ऊर्जा का रूप है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? जिसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बोल रहे थे उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि इधर में मैग्नेटिक फील्ड है और इधर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके द्वारा जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो इसके डायरेक्शन में आती है, दोनों के लंबवत आती है। तो ऐसे ही वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आया कहाँ से, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। जैसे जो C का वैल्यू होता है वो होता है 3 × 10⁸। ये कहाँ से आया? तो इसका फॉर्मूला आता है √μ0 और ε0। इसको बोलते हैं परमिबिलिटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ये पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी इलेक्ट्रिसिटी में, और ये पढ़ना मैग्नेटिज्म में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जैसी दोनों को हम लोग यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा C का वैल्यू निकल के आता है 3 × 10⁸। कैसे? इसका वैल्यू कितना लोगे? तो इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, और ε0 का वैल्यू हमको लेना होगा तो 8.85 × 10⁻12। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकालेंगे, तो इसके बाद हमारा वैल्यू 3 × 10⁸ निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आया? तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के हेल्प से हमारा एक कांस्टेंट निकाला जाता है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और उसके आधार पे एक कांस्टेंट आता है। तो इसलिए, और ये था लाइट का स्पीड, इसलिए हम यहाँ पर देख लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी हम लोग देखते हैं प्रकाश को। यानी प्रकाश हमेशा वेव के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अभी हम लोग देखे थे कि प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है और फिर निर्वात में भी चल सकता है। यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, उसको माध्यम की जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं साउंड को अगर चलना है तो बिना माध्यम का नहीं चलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति अगर बात करना चाहता है तो बात नहीं कर पाता। कारण ये है कि अंतरिक्ष में एयर मौजूद नहीं है, ठीक है। एयर मौजूद नहीं है तो वहाँ से जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे अपना साउंड को, तो साउंड यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। इसके वजह से साउंड की वहाँ पे नहीं चल पाता है। कहाँ? अंतरिक्ष में। यानी हम कह सकते हैं कि साउंड को चलना होता है तो मीडियम की जो जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। कैसे? चलिए हम एक बात और लेकर के इसको देख लेते हैं कि कैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। सोलर सिस्टम में आते हम लोग, सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ सन होता है, यानी उसके बाद मरकरी जिसको हम लोग बुध ग्रह कहते हैं, उसके बाद होता है शुक्र, और उसके बाद होता है हमारी पृथ्वी, तीसरे नंबर पर आती है मरकरी, वेनस, अर्थ, यानी बुध, शुक्र और फिर अर्थ। तो सोचना है ये बात कि यहाँ से जब सन, यहाँ से जब किरणें निकलती है तो किरणें ले यहाँ तक आती है, तो इसको हो करके आती है। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब कि ये वाला क्षेत्र क्या है? निर्वात है, हम लोग मान करके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी लाइट क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से आ रहा है इसलिए क्योंकि निर्वात में भी चल पा रहा है। इसलिए अगर निर्वात में नहीं चल पाता तो प्रकाश कभी भी अर्थ पर नहीं पहुँच पाता, पहले ही खत्म हो जाता। यानी उसके बाद ये यहाँ तक आ ही नहीं सकता था क्योंकि निर्वात में नहीं चलता तब। लेकिन हमें यहाँ पर लाइट आने का वजह ये समझ में आ रहा है कि इस जो लाइट है वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। और फिर माध्यम कैसे है? हम लोग अगर अर्थ को देखते हैं तो ये वायुमंडल से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे पहले जानते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और उसको होता है एक्सोस्फेयर।
तो यहाँ पर जब पाँच यहाँ पर वायुमंडल जब हमको मिलता है तो वायुमंडल में क्या है, गैसेस पाए जाते हैं। कैसे कि जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर और या स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला याद रखिएगा O3, ओजोन लेयर है। तो इस लेयर को भी क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि ये मीडियम को भी क्रॉस करने के लिए करने लायक है। लाइट निर्वात में भी क्रॉस कर जाएगा और फिर मीडियम को भी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। रहेगा तो भी गमन करेगा, नहीं रहेगा तो भी गमन करेगा। अब देखो आगे, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। कहीं कि देखने को मिलेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, यानी कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है ये प्रकाश निर्वात में, माध्यम में नहीं। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। ये भी हम लोग देखे थे कि जो जल में प्रकाश की चाल जब निकाले थे तो आया था 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जल में तो जरूरी नहीं, इसको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? तो V = C/μ, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बताए थे कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। प्रदीप वस्तुएं यानी इल्यूमिनेटेड बॉडीज। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपके सामने घर में आपको बल्ब लगा होगा, बल्ब लगा हुआ होगा तो ये बल्ब कहीं से लाइट लेता है क्या? हाँ, एनर्जी लेती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है। लेकिन हम एनर्जी लेता है उससे मतलब नहीं है, हम इतना मतलब है कि कहीं से ये लाइट लेता है क्या? तो हम देखते हैं कि लाइट कहीं से लेता नहीं है, खुद लाइट को निकालता है। तो ऐसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे स्रोत को बोलते हैं प्रदीप वस्तुएं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तुएं। लेकिन अगर बताइए कि डस्टर है तो डस्टर क्या है? ये लाइट अपने आप निकाल रहा है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट जल रही है और लाइट से ले करके, यानी कोई भी ट्यूबलाइट हो तो ट्यूबलाइट से यह प्रकाश लिया और प्रकाश लेने के बाद तब ये अपना प्रकाश निकाल रहा है। इसका मतलब है कि अपना इसका प्रकाश नहीं था, किसी से उधार लेकर के प्रकाश दिया। तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अप्रदीप वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रदीप में अपने खुद उसके पास प्रकाश होगी और अप्रदीप में अपना प्रकाश नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जितने भी हैं जो हम लोग को देख रहे हैं, टेबल कुर्सी, ये सारे के सारे अप्रदीप वस्तुएं के अंतर्गत आएंगे। तो चलते हैं, रीडिंग दे लेते हैं। वे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य के जानते हैं आग का धकता हुआ गोला है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस उसमें बर्न करता है और उसमें एनर्जी निकलती है और उससे ही प्रकाश निकलती है। तारा भी एक प्रकार का सूर्य है जो कि जलता हुआ, वो भी एक गैस का ही बना हुआ है। फिर उसके बाद जलता हुआ कोयला, ये भी अपने ही जलने के बाद ही प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर जलती हुई मोमबत्ती भी अपने जलता और अपने से ही प्रकाश को उत्पन्न करती है। तो ऐसे सारे वस्तुओं को हम लोग प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। लेकिन जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती है, अंधेरे में दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे वस्तुओं को आप अदीप वस्तुएं कहते हैं या अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं।
जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, आपका बोर्ड हो गया, ठीक है, जो भी हम लोग राइट कर रहे हैं वो हो गया, डस्टर हो गया, ये सारे के सारे चीज़ आपको अप्रदीप वस्तुएं के नाम से जाने जाएंगे। अप्रदीप वस्तुएं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। सबसे पहले देखेंगे कि किरण लाइन को हम लोग दिखाते कैसे हैं। तो अगर हम लोग डबल हेडेड एरो दिखाते हैं तो ऐसे को बोलते हैं कि रेखा खींची गई है। क्या लिखा हुआ है? रेखा। लेकिन अगर एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरे तरफ आपको जाने की लाइन हो कि बहुत दूर तक जा सकता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं रे, मतलब किरण, प्रकाश। अगर दोनों पॉइंट पर एंड पॉइंट हो इसको बोलते हैं रेखाखंड। तो जब भी हम लोग प्रकाश की किरणें को दिखाएंगे तो उसे हम लोग इस प्रकार से ही किरणें को दिखाएंगे कि एक जगह से निकलता हुआ और बहुत दूर तक वो जाने की दिशा में हो, ठीक है, उसे को हम लोग रेखा को दिखाते हैं, किरण को। तो प्रदीप वस्तुएं के प्रत्येक बिंदु से अनेक किरणें निकलती है। इन किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। मान लेते हैं कि प्रदीप वस्तुएं ये हैं और इससे क्या होगा, हर तरफ देखेंगे कि प्रकाश निकलेगा। जब ये प्रकाश निकलेगा तो इस प्रकाश के जो समूह बना है, इस पूरे समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे, ठीक है, यानी बीम कहेंगे। किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं बीम। और इस प्रकार से बीम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अभिसारी यानी कन्वर्जिंग बीम, ठीक है, सो क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। यानी बीम क्या है? तो बंच, मतलब बंडल ऑफ रे। तो अगर हम लोग किरणों के समूह को हम देखें तो उसे हम लोग कहते हैं बीम। तो अभिसारी बीम अगर बात करते हैं, अभिसारी का यानी कन्वर्जिंग। तो अगर हम क्या करते हैं कि बहुत दूर से किरणें आ रही थी, लेकिन आने के बाद हमें ये प्रतीत हो रही है कि सब के सब आगे जाने के बाद एक ही बिंदु पर कोइंसाइड कर रहा था, मिल रहा था, तो ऐसे बीम को कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, यानी अभिसारी बीम कहते हैं। लेकिन उसके बाद आता है अपसारी। कहता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्स करना। एक बिंदु था और यहाँ से लगेगा कि बहुत सारे किरण अलग अलग दिशा में चली जा रही है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग। लेकिन उसी के बाद अगर बहुत सारे किरणें ऐसी हैं जो कि समांतर जाती है, तो ऐसे को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार से देखें कि हम लोग लाइट के बारे में देख रहे थे, उसके बाद इल्यूमिनेटेड बॉडीज के बारे में देखे, उसके बाद हम लोग अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज के बारे में देख रहे थे। तो हम लोग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।